नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आनंद सुपर 100 सिविल संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे छंद पर। आप सभी जानते होंगे कि छंद जो है ये चद धातु से मिलकर बना है। छंद का अर्थ क्या है? छंद का अर्थ होता है खुश करना। छंद की यदि मैं दूसरे नाम की बात करूं तो छंद का दूसरा अर्थ है या दूसरा नाम है पिंगल। पिंगल शास्त्र, चूँकि एक मुनि थे पिंगल मुनि, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी पिंगल शास्त्र, इसलिए भी छंद का दूसरा नाम है पिंगल। बात करें सबसे पहले हम परिभाषा की दोस्तों। लय, वर्ण तथा मात्राओं के लय वर्ण तथा मात्राओं के सुनियोजित अनुपात को छंद कहते हैं। लय का अर्थ होता है गति, वर्ण तथा मात्राओं के सुनियोजित अनुपात को हम छंद कहते हैं। छंद शब्द चद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है खुश करना। प्रश्न पूछा जाता है छंद का सबसे पहले सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया आपके ऋग्वेद में। प्रश्न पूछा जा सकता है किस सूक्त में किया गया? तो उत्तर आपको बताना है पुरुष सूक्त में। किस अध्याय में किया गया? तो आपको दोस्तों बात करना है कि छंद का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 9वें अध्याय में किया गया। प्रश्न कभी कभी इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि वेद रूपी पुरुष के चरण किसे कहा जाता है? तो वेद रूपी पुरुष के चरण दोस्तों, वेद रूपी पुरुष के चरण छंद को कहा जाए। बात करें आगे छंद के प्रकार की। छंद के 3 प्रकार होते हैं। मात्रिक छंद, जिसका दूसरा नाम है जातीय छंद, जहाँ पे हम मात्राओं की बात करेंगे। मात्रिक छंद, जिसका दूसरा नाम क्या है? जातीय छंद, जहाँ हम मात्राओं की बात करेंगे। वर्णिक छंद, जिसका दूसरा नाम है वृत्त छंद, जहाँ पे हम वर्णों की बात करेंगे। और तीसरा है मुक्त छंद, जिसका दूसरा नाम है लयात्मक छंद, जहाँ पे ना तो मात्राओं को गिना जाता है और ना ही वर्णों को। यानी कि ये जो छंद है मुक्त छंद है। इस प्रकार से दोस्तों छंद प्रमुख रूप से 2 प्रकार, और छंद के प्रकार पूछे जाए तो 3 प्रकार आपको उत्तर लगाना है। जहाँ काव्य या कविता में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जहाँ काव्य या कविता में वर्णों की गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। और जहाँ काव्य या कविता में मात्रा और वर्ण दोनों की गणना नहीं की जाती, यानी कि दोनों से मुक्त हो, उसे मुक्त छंद या लयात्मक छंद कहा जाता है। आगे हम बात करें मात्रिक छंद के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। मात्रिक छंद भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार। एक होता है आपका सममात्रिक छंद, जिसमें सभी चरणों में समान मात्राएं होती है। एक होता है अर्ध सममात्रिक छंद, जिसके पहले और तीसरे चरणों में, दूसरे और चौथे चरणों में समान मात्राएं होती है। और एक होती है विषम मात्रिक छंद। ये विषम मात्रिक जो छंद होगा ये 2-2 छंदों का मिलन होगा या 2-2 छंदों का संयोग होगा, यानी कि यहाँ पर भी मात्राएं असमान रूप से आपको देखने को मिलेगी। तो मात्रिक छंद कितने प्रकार का? 3। एक सममात्रिक छंद। सममात्रिक में हम बात करेंगे चौपाई की, रोला की, गीतिका की और हरि गीतिका छंद की। अर्ध सममात्रिक में हम पढ़ाई करेंगे या बात करेंगे दोहा छंद की, सोरठा की, उल्लाला की और बरवे की। वहीं विषम मात्रिक में हम बात करेंगे छप्पे छंद और आपका कुंडलीय छंद। इस प्रकार हम मात्रिक छंद में 10 छंद की पढ़ाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बात करें हम छंद के अंगों की। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि छंद के कितने अंग होते हैं? तो दोस्तों छंद के 7 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? छंद के 7 अंग होते हैं। पहला होता है वर्ण। वर्ण जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक हर्ष वर्ण और एक दीर्घ वर्ण। हर्ष को हम छोटा कहते हैं और इसको मूल स्वर भी कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है मूल स्वर कितने होते हैं? तो मूल स्वर 4 होते हैं, आ, ई, उ, री और अनुनासिक। क्या? अनुनासिक। अनुनासिक का दूसरा नाम है चंद्र बिंदु। यानी कि मूल स्वर कितने होते हैं? 4। बात करें दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर बड़ा, बड़ी ई और बड़ा ऊ,
ये दोस्तों आपके सजातीय स्वर हैं जो कि दीर्घ होते हैं। फिर आपका ए, आई, ओ और ओ यानी कि औ, ये आपके 4 संयुक्त स्वर होते हैं। और अम और आहा ये आपके अयोगवाह होते हैं। इस प्रकार दोस्तों सजातीय स्वर, विजातीय स्वर, सजातीय स्वर 3, विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर 4 और अयोगवाह 2, ये जितने भी वर्ण हैं यानी कि आपके जो 8 वर्ण हैं यहाँ पे दीर्घ स्वर छंद में काउंट किए जाते हैं। बात करें आगे तो वर्ण 2 प्रकार के, एक हर्ष और एक दीर्घ। बात करें दोस्तों मात्राओं की। मात्रा केवल स्वर की होती है। आपको पता है कि स्वर की कितनी मात्राएं होती है? 10 मात्राएं, जो मैं आपको वर्णमाला में पढ़ा चुका था। तो मात्रा केवल स्वर की होती है। लघु मात्रा का चिन्ह पाई होता है। ये जो खड़ी लाइन आप देख रहे हैं इसको पाई बोलते हैं। और दीर्घ मात्रा का चिन्ह, ये एस आकृति का जो आप देख रहे हैं, इस चिन्ह को हिंदी में बोलते हैं वक्र रेखा या वर्तुल रेखा। तो मात्रा 2 प्रकार की, एक लघु मात्रा जो थी उसको हमने पाई बोला, एक दीर्घ मात्रा थी उसको हमने वर्तुल रेखा बोला। तीसरा छंद का अंग है यति। यति का अर्थ होता है दोस्तों विराम। छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में हमें रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है। इस रुकने और ठहरने को ही दोस्तों हम यति कहते हैं, विराम कहते हैं। प्रत्येक छंद में जब हम पढ़ेंगे तो हम पूर्ण पे रुकेंगे, मध्य में रुकेंगे, तो इस रुकने को ही हम यति या विराम के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं। चौथा दोस्तों अंग है इसका गति। कविता के कर्ण मधुर प्रवाह को, जब हम किसी भी कविता को पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रवाह होता है, गति होती है। तो कविता के कर्ण मधुर प्रवाह को हम गति कहते हैं। और प्रत्येक छंद की अपनी एक लय होती है, प्रत्येक गति। पांचवा अंग होता है दोस्तों चरण, जिसको हम पाद, चरण भी कहते हैं। छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। जरूर नहीं है कि हमेशा आपको 4 चरण ही उदाहरणों में देखने को मिले, लेकिन एक पंक्ति भी यदि होगी तो उस एक पंक्ति के को भी हम चतुर्थांश को चरण ही कहेंगे। तो छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। इसमें प्रत्येक पंक्ति अर्थात छंद के चतुर्थ प्लस अंश, चतुर्थांश को चरण कहेंगे। चरण को हम पद के नाम से भी जानते हैं या कहते हैं। छठा जो छंद का अंग है दोस्तों वो है तुक। चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। जैसे आपने पंक्ति सुनी होगी, रघुकुल रीत सदा चली आई आई, प्राण जाए पर वचन न जाई जाई। तो जाई और आई, या में बड़ी की मात्रा, या में बड़ी की मात्रा, या फिर मैं कहूँ कि बड़ी ई यानी कि दीर्घ ई और दीर्घ ई दोनों में होगी। जैसे हम उदाहरण यहाँ पर भी देख सकते हैं, जासू, तासू, तो ये सामे बढ़ाऊ की मात्रा और सामे बढ़ाऊ की मात्रा। जाके, ताके, तो तासू जासू, ताके जाके, के और सूसू, ये यहाँ पे तुकबंदी है, इसलिए इसे चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को हम तुक कहते हैं। छंद का 7वां अंग देखें दोस्तों हम, 3-3 वर्णों के समूह को, 3-3 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? गण से पुकारते हैं। हिंदी में दोस्तों जब मैं आपको गण पढ़ाऊंगा तो गणों की संख्या 8 होती है, जो कि वर्णिक छंद में आपको काम आएगी। इसमें हम बात करेंगे यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण की। उसको हम विस्तार पूर्वक आगे के इसमें चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये जो हमने बात करी है, ये छंद के अंगों की बात करी। छंद की मात्राएं काफी महत्वपूर्ण होती हैं। यदि हम छंद की चर्चा करें और छंद की मात्रा गिनना हमें ना आए तो ये छंद जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट अध्याय हो सकता है, कठिन अध्याय हो सकता है। इसलिए छंद में हम मात्राओं को कैसे गिनना सीखें, इसके लिए मात्रा गिनने के प्रमुख नियमों को हम देखते हैं। वैसे तो 3 नियम हैं जो प्रमुख है, उसकी बात हम करेंगे। जैसे पहला नियम हम देखते हैं, यदि किसी शब्द का प्रारंभ, ये हम छंद की बात कर रहे हैं, छंद में
यदि किसी शब्द का प्रारंभ स्वर रहित वर्ण से होता है, स्वर रहित वर्ण का मतलब आधे वर्ण से होता है, तो छंद में उस स्वर रहित वर्ण की कोई मात्रा नहीं गिनी जाती। क्या कह रहे हैं? छंद में यदि किसी शब्द का प्रारंभ स्वर रहित वर्ण से होता है तो छंद में उस स्वर रहित वर्ण की मात्रा नहीं गिनी जाती। जैसे आपके सामने दोस्तों ये देख रहे हैं हम स्वान, तो ये आधा जो सा है इसकी मात्रा नहीं गिनी जाएगी। तो इसकी मात्रा कितनी हुई? 2, 1। ये आधा प्यारी में आधा पा, इसकी कोई मात्रा नहीं गिनी जाएगी। तो ये 2, 2, यानी कि ये दोनों ही गुरु गुरु कहलाएंगे। न्यारी, न्यारी में जो आधा ना है इसकी कोई मात्रा नहीं गिनी जाएगी। ये 2, ये 2, यानी कि गुरु गुरु। न्याय में आधा ना की कोई मात्रा नहीं गिनी जाएगी, तो ये आपका 2 और 1। स्थाई में आधा सा की कोई मात्रा नहीं गिनी जाएगी, तो ये आपका 2 और 2। इस प्रकार से स्वान की मात्रा 3 होगी गुरु लघु, प्यारी की 4 होगी गुरु गुरु, न्यारी की 4 होगी गुरु गुरु, न्याय की 3 होगी गुरु लघु और स्थाई की 4 होगी गुरु गुरु। तो ये नियम हमारा पहला हुआ। बात करें दूसरे प्रमुख नियम। यदि किसी शब्द के एक वर्ण के बाद, क्या कह रहा है दोस्तों, यदि एक शब्द है और एक शब्द में यदि किसी शब्द के एक वर्ण के बाद आधा वर्ण आता है, यानी कि स्वर रहित वर्ण आता है, तो ये स्वर रहित वर्ण यानी कि आधा वर्ण आगे वाले वर्ण को, ये स्वर रहित वर्ण आगे वाले वर्ण को लघु होने पर, छोटा होने पर बड़ा कर देगा, दीर्घ कर देगा। जैसे कैसे? जैसे हम देख रहे हैं ये स्वप्न, तो स्वप्न में ये आधा जो सा है इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि ये पहले नियम का ही शब्द आ गया। लेकिन ये स्वप्न की जगह बचा वप्न, तो ये आधा पा जो है आगे वाले वर्ण को दीर्घ कर देगा, यानी कि यहाँ पे 2 और 1 मात्रा होगी। प्रेम आधा पा है इसमें, लेकिन रा में 1 ही मात्रा लग रही, तो आधा पा का कोई महत्व नहीं बचा। और यहाँ पे प्रेम में 2 और 1। शौर्य, शौर्य में औ की मात्रा पहले से ही लगी हुई है तो 2, यदि नहीं लगी रहती तो ये जो रा की रेप ऊपर लगी हुई है ये आगे वाले को दीर्घ कर देती। हर्ष, अब ये हा वर्ण जो है लघु है दोस्तों, तो ये आधा रेप जो रा की रेप है ये आगे वाले को बड़ा कर देगी, दीर्घ कर देगी, तो 2 और 1। नंद, ये जो अनुस्वार है इसकी 2 मात्रा होगी, तो 2 और ये दा की 1। संगीत की 2, 2, 1। तो इस प्रकार दोस्तों यदि किसी शब्द के एक वर्ण के बाद स्वर रहित वर्ण आता है तो स्वर रहित वर्ण आगे वाले वर्ण को लघु होने पर दीर्घ कर देता। जैसे स्वप्न में आधा सा का कोई महत्व नहीं बचा क्योंकि आधा था पहले। वप्न की गुरु लघु, प्रेम की गुरु लघु, शौर्य की गुरु लघु, हर्ष की गुरु लघु, नंद की गुरु लघु और संगीत की गुरु गुरु लघु। इस प्रकार मात्राएं आपकी होगी। बात करें तीसरे नियम की। तीसरा नियम है आपका, यदि किसी शब्द में संयुक्त व्यंजन वर्ण आ जाए। क्या कह रहा है? यदि किसी शब्द में संयुक्त व्यंजन वर्ण आ जाए तो संयुक्त व्यंजन वर्ण आगे वाले वर्ण को लघु होने पर, क्या होने पर? लघु होने पर दीर्घ कर देता है, बड़ा कर देता है। ठीक है, चाहे तो हम इस प्रकार से भी समझ लें। हाँ, यदि पहले से दीर्घ वर्ण है तो संयुक्त व्यंजन वर्ण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार और समझ लीजिए, यदि किसी शब्द में संयुक्त व्यंजन वर्ण आ जाए तो संयुक्त व्यंजन वर्ण आगे वाले वर्ण को
लघु होने पर दीर्घ कर देता है। यदि पहले से बने तो संयुक्त व्यंजन वर्ण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे दोस्तों, जैसे देख रहे हैं आप ये अक्षर, तो ये जो क्ष है ये आपका संयुक्त व्यंजन वर्ण है, जो कि आधा का और षटकोण का सा से बना है। तो ये जो क्ष है संयुक्त व्यंजन वर्ण है, ये आगे वाले वर्ण को छोटा होने पर दीर्घ कर देगा, तो ये दीर्घ हो जाएगा। ये 2 1 1, यानी कि गुरु लघु लघु। ये नक्षत्र लघु है पर एक श जो है संयुक्त व्यंजन है, ये त्रा भी संयुक्त व्यंजन है, तो ये आगे आगे वाले वर्णों को दीर्घ करेगा। गुरु यानी कि 2, गुरु यानी कि 2, और ये त्रा 1। आश्रम पहले से दीर्घ है ये, तो गुरु लघु लघु। अज्ञान में आ लघु है तो दीर्घ कर देगा, गुरु गुरु लघु। लेकिन ये श्रम में जो स्रा है वे संयुक्त तो है, लेकिन ये किससे बना है? तो स्रा जो शक्कर का आधा सा और रा से बना है, तब यहाँ पे श्रम की कोई 2 मात्रा न होकर लघु और माँ वर्ण की लघु, यानी कि लघु लघु होगी आदि। तो नक्षत्र की गुरु लघु लघु, अक्षर की गुरु लघु लघु, नक्षत्र की गुरु गुरु लघु, आश्रम की गुरु लघु लघु, अज्ञान की गुरु गुरु लघु, श्रम की लघु लघु। इस प्रकार दोस्तों ये 3 नियम हमने मात्रा समझने के लिए प्रयास किया। आशा है आप इसे पढ़कर नोट डाउन कर मात्रा सीख जाएंगे। आगे हम देखें चौपाई। चौपाई दोस्तों, चूंकि यह एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई यह एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं आपको देखने को मिलेगी। उदाहरण हम बात करें, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मुरिमय चूरण चारु, समन सकल भुज परिवारु। ये पहला उदाहरण की हम मात्रा गिनते हैं। ये बंदौ की गुरु लघु लघु, 4 मात्रा हो गई। गुरु की लघु लघु, पद की लघु 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 लघु, गुरु गुरु। तो दोस्तों बंदौ गुरुपद पदुम परागा में इस प्रकार 16 मात्राएं आपकी हुई। दूसरी पंक्ति हम देख लें, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि की लघु लघु लघु, सुभाष की लघु गुरु लघु 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 लघु, गुरु गुरु। अमीय मुरिमय चूरण चारु की आप खुद गिन लेना, लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु। ये चारू की यदि आप कहें तो मैं गिन देता हूँ, गुरु, और ये रू बड़ा है गुरु, जबकि यहाँ पे गुरु में रू छोटा था तो 1 थी, यहाँ पे चारू में रू बड़ा था तो। समन की लघु लघु लघु, सकल की लघु लघु लघु, भौ की लघु लघु, रुज में रू छोटा है लघु, ज़्यादा आप गिन लघु। परिवारों में लघु लघु, वारू में व बड़ा है गुरु, रू बड़ा है गुरु। ऐसे दूसरी उदाहरण देखें, गुरुपद रज मृदु मंजुल मंजन, नयन अमि दृग दोष विभंजन। तो यहाँ पे लघु 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 लघु, मृदु में ऋषि की मात्रा है लघु लघु, मंजन में अनुस्वार लगा हुआ है सिर पे गुरु, जहाँ पे छोटा की मात्रा है लघु लघु
व्यंजन पे अनुस्वार लगा, गुरु, लघु, लघु। इस प्रकार दोस्तों 16 मात्राएं हुई। नयन में लघु, लघु, लघु। अमी में लघु, लघु, लघु। दृग में ऋषि की मात्रा है लघु, फिर लघु। दोष में ओ की मात्रा गुरु, लघु। विभंजन लघु, भंजन में अनुस्वार है गुरु, लघु, लघु। इस प्रकार दोस्तों ये चौपाई हमने देखे, यानी कि अगले वीडियो में हम चौपाई के आगे सम्मात्रिक छंद को पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ तक इसलिए कर रहे हैं कि आप ये जो 3 नियम मात्राएं गिनने के दिए हैं, इसे नोट डाउन कर घर पे किसी भी पुस्तक को उठाकर छंद की मात्राओं को सीख लें। अगले वीडियो में हम सम्मात्रिक छंद की बात करेंगे, अर्धसम की बात करेंगे और विषम मात्रिक छंद की बात करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।